Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class we are continuing the discussion of the question paper of Intermediate Statistics for Economics, B Economics Honours Semester 2, Delhi University, and this is question paper of 2025. We are done with question number 1, so now we are starting from question number 2. Question 2 has two parts, 2A and 2B. So let's read 2A first. It says that suppose the number of hours per week that a college student spends on social media platform X has a mean of 20 hours and a standard deviation of 4 hours. ये इस प्लेटफॉर्म एक्स की बात नहीं कर रहा, जो ट्विटर की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा है, वेरिएबल एक्स यहाँ पे। यानी एक बच्चा जो है कॉलेज स्टूडेंट ऑन एन एवरेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सब पे ऑन एन एवरेज 20 आवर्स पर वीक स्पेंड करता है, 4 आवर्स का उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। इफ 60 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड रैंडमली, ये सैंपल साइज हो गया, स्मॉल सैंपल, n इज इक्वल टू 60. What is the probability that average hours spent by this group on social media in a week is between 19.8 and 21.1? देखिए, जब भी कभी आपसे किसी स्टैटिस्टिक की प्रोबेबिलिटी पूछता है और सैंपल साइज 30 या 30 से बड़ा, लार्ज सैंपल है, तो हम यूज करते हैं क्या, वहां पे हम यूज करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम. So whenever we have to find the probability of a statistic, that statistic acquires this value or that value, and the sample is large sample, more than 30, या फिर ये कह दे population normal है, population is assumed to be normal, तो हम sample size को भी avoid कर देते हैं. दोनों में से एक बात होनी चाहिए, पॉपुलेशन नॉर्मल होना चाहिए, सैंपल साइज 30 से बड़ा होना चाहिए. अगर पॉपुलेशन भी नॉर्मल नहीं है, सैंपल साइज भी 30 से छोटा है, तो फिर हम वहाँ पे CLT यूज़ नहीं करते. फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पैरामीट्रिक में, नॉन पैरामीट्रिक में मैन वेटनी यू टेस्ट है वो कर लेते हैं. अभी क्या है, उसकी भी ज़रूरत नहीं. अभी हम यहाँ पर जो बात करें उसी क्वेश्चन पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैंपल साइज 60 है विच इज़ मोर देन 30, और हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टैटिस्टिक की, एक्स बार की. ठीक है, किसी भी स्टैटिस्टिक की जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सैंपल साइज अगर मोर देन 30 है तो हम यूज़ करते हैं क्या, सेंट्रल लिमिट थ्योरम. कैसे करना है आइए बताता हूँ. तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया अपने पास वापस से. देखिए, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स बार सॉरी म्यू कितना है, म्यू इज 20 एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड सिग्मा इज 4. जब भी हमको CLT यूज करना, पहले निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय अंडर रूट एन. एन यहाँ पे है 60, क्योंकि हमको 60 स्टूडेंट्स का सैंपल दिया हुआ है. सो दिस इज 4 डिवाइड बाय रूट अंडर 60. इसके लिए हमको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा. नंबर उसने ऐसा दिया है कि कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा. 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 60 यार है 0.51639. 0.51639 है, मैं 64 कर लेता हूँ. 4 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लेंगे हम लोग. ठीक है, क्वेश्चन पेपर कई बार बताता है कि कितने प्लेस तक राउंड ऑफ करना है आपको. कई बार क्वेश्चन पेपर बोलता है, कई बार नहीं बोलता है. जैसे यहाँ देखें, बोला उसने कुछ 3 प्लेस तक बोल रहा है. ऑल इंटरमीडिएट कैलकुलेशन शुड बी राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तो 3 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे. ठीक है जी, थैंक यू क्वेश्चन पेपर, आपका बहुत धन्यवाद. 0.51639 था, तो 0.516 ही कर लेंगे, क्योंकि जो डिजिट हम जैसे देखिए, नंबर क्या था, ये बी पार्ट में लिखा हुआ है, बाद में काम करेंगे, इसको बाद में यूज़ करेंगे. 0.51639 ऐसे. तो मुझे 3 प्लेस तक जाना है. तो 4th प्लेस जो है, अगर ये 5 से बड़ा है, तो लास्ट डिजिट को हम एक बढ़ा लेंगे, 517 कर लेंगे. और अगर 4th डिजिट 5 से छोटा है तो उसको वैसे ही हटा देंगे, 0.516. फिर इस 5th को हमको देखना नहीं है, ये हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि 3 प्लेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं. तो 0.516 इज माई आंसर, 0.516. ठीक है, मैंने आपसे फिर से कहा कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस को. उसने कितने प्लेस तक राउंड ऑफ करने को बोला, कई बार 4 प्लेस बोलता है, कई बार 3 बोलता है, कई बार कुछ नहीं बोलता है. जब कुछ ना बोले तो 4 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लीजिएगा. राइट, आ गया स्टैंडर्ड एरर. अब हमको मालूम करना है प्रोबेबिलिटी 19.8 से 21 के बीच में होनी चाहिए. तो फॉर एक्स बार इज इक्वल टू 20, सॉरी पहले 19.8 निकाल लें. एक्स बार इज इक्वल टू 19.8. जेड इज एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मतलब 19.8 माइनस 20 डिवाइड बाय 0.516. सर इसको भी कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं.
19.8 माइनस 20 आ रहा है -0.2 डिवाइड बाय 0.516 यार 0.3875 तो -0.388 कर लूँगा क्योंकि देखो ये आ रहा था 0.3875 लास्ट डिजिट जो मुझे छोड़ और आगे भी आ रहा है क्योंकि मैं 4 तक रुकता हूँ। ये लास्ट डिजिट जो मुझे छोड़नी है क्योंकि 3 पे राउंड ऑफ करना है 5 है। मैंने बताया था कि 5 से बड़ा होगा तो सेकंड लास्ट को एक डिजिट बढ़ा देंगे तो 0.388 कर लिया हमने। वैसे इस 8 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे को क्योंकि टेबल तो 2 डिजिट तक ही होती है तो उसको हमको 2 पे ही ले जाना पड़ेगा, मगर बता दूंगा अभी आपको जब जरूरत पड़ेगी तो। फॉर एक्स बार इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू क्या है 21.1, z इज x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मतलब 21.1 माइनस 20 अपॉन 0.516 तो 1.1 बचता है सर। 1.1 डिवाइड बाय 0.516 दिस कम्स आउट टू 2.1317 2.1317 तो अब 7 को हटाएंगे 5 से बड़ा है तो उसको 2 कर लेंगे 2.132 इज माई आंसर। ठीक है, वैसे भी इस 2 को भी छोड़ना पड़ेगा, अभी बताता हूँ कैसे करेंगे उसको। अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी दैट x बार इज मोर देन 19.8 लेस देन 21.1। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम जो CLT यूज़ करते हैं मतलब मानते हैं कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये होता है कि ये इक्वल टू यहाँ है या नहीं है, इट डजेंट मैटर क्योंकि प्रोबेबिलिटी एट एनी इंस्टेंस इज 0। तो अगर आपको निकालना है Px बार इज इक्वल टू 19.8 तो वो ऑलमोस्ट 0 ही आने वाला है, इसलिए इस इक्वल टू का होने या ना होने का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। और हम निकालेंगे कैसे, विल फाइंड यूजिंग z स्टैटिस्टिक z इज मोर देन -0. अब क्योंकि टेबल में वैल्यू ना 2 डिजिट पे होती है, खाली डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे वैल्यू होती है, तो ये 0.388 को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये लास्ट डिजिट जो है ये 5 से बड़ी है तो 0.39 होगा, 0.39 लेस देन 2.132। मैंने बताया आपको कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू होती है सिर्फ मेरे पास, तो 2.132 को 2.13 लेना पड़ेगा, 2 को क्योंकि 2 5 छोटा उसको छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी अब हम ये कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है 2.13 से कम और माइनस 0.39 से ज़्यादा, दिस इज द रीजन विच आई एम लुकिंग फॉर। हाउ डू यू फाइंड, आई फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2.13, प्रोबेबिलिटी दैट z लेस देन 2.13 माइनस, यानी ये मैंने पूरा रीजन फाइंड कर लिया, पहले ये पूरा रीजन फाइंड कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रीजन मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, इस रीजन में से नाउ आई विल एलिमिनेट दिस रीजन, ये एलिमिनेट कर देंगे। ये कौन सा रीजन है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन z इज लेस देन -0.39। अब ये वैल्यू हमको टेबल से मिलती है, z टेबल से। फाई 2.13 टेबल्स मैंने आपको दी हुई हैं, क्वेश्चन पेपर में टेबल्स प्रिंट होके आती हैं। ठीक है, प्रिंट होके आती हैं, नहीं आए तो फिर वो वैल्यू नीचे लिख देता है, कुछ वैल्यूज लिख देता है जो रेलेवेंट होती हैं, कुछ उसके अलावा भी लिख देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कई बार टेबल प्रिंट करके देता है, कई बार नहीं देता है। इस पेपर में टेबल आई थी तो मुझे चाहिए थी वैल्यू क्या, 2.13। तो 2.13 की वैल्यू क्या आ रही है, आई विल फाइंड 2.1 अंडर 3, 2.1 under 3 is 0.9834, 0.9834। ठीक है, 0.9834 माइनस, आप कहेंगे सर उसने 3 डिजिट का, उसने इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस कहा है राउंड ऑफ करने के लिए, तो वैल्यू है मेरे पास, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, वैल्यू है तो उसको पूरा लेना पड़ेगा। माइनस टेबलो वैल्यू फ्रॉम फॉर -0.39, -0.39 की वैल्यू देखते हैं, -0.3 अंडर 9, 9 लास्ट कॉलम होता है, लास्ट कॉलम 9 है, -0.3 अंडर 9, तो दिस इज द वैल्यू 0.3482, 0.3482।
So when you subtract, what do you get? 0.9834 minus 0.3482. This comes out to 0.6352. So the probability that the average time spent on social media platforms lie between 19.8 and 21.1 is 0.6352. यानी 63% या अप्रॉक्सीमेटली 64% इस बात का चांस है कि एक एवरेज स्टूडेंट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो टाइम स्पेंड करता है इट लाई बिटवीन 19.8 टू 21.1. ये इसका एक इंटरप्रिटेशन है इस बात का जो हमने कैलकुलेशन किया. क्वेश्चन ने कुछ और पूछा है हमसे? नहीं जी, कुछ नहीं और पूछा है, बस ये पूछा है प्रॉपर्टी निकाल दो, हमने निकाल दी. फर्स्ट पार्ट हो गया डन. कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स का था. अब इसको नीचे ले आते हैं हम लोग. आइए सर, अब आप आ जाइए नीचे, अब आपकी बारी आ गई. हर व्यक्ति, हर प्राणी अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस दिखा रहा है. आसानी से नीचे नहीं आ रहा. कह रहे मैं भी आसानी से नहीं जाऊंगा, मुझे सेकंड क्यों रखा? सर हमने कुछ नहीं किया, एग्जामिनर ने बी पार्ट रखा, हम बी पार्ट मान के कर रहे हैं आपको. ठीक है, बी पार्ट क्या कह रहा है? Let the random variables x, y, z have mean this and variances this. Moreover, the covariances between x and y is -2, between x and z is -1, between y and z is 1. Find the mean and variance of w is equal to this. लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है. If w is ax plus by plus cz, then E of w would be a times E of x plus b times E of y plus c times. हमने इसकी सबकी डेरिवेशन भी कर रखी है, मगर ये क्वेश्चन डेरिवेशन का नहीं है, तो अननेसेसरी डेरिवेशन के पार्ट में नहीं जा रहे हैं हम, तो इसको एज ए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब यहाँ पे देखिए हेयर, यहाँ पे a क्या है? a है 3, b क्या है? y का कोफिशिएंट -1, c है z का कोफिशिएंट 2, एंड व्हाट इज मीन ऑफ x? x का मीन है 2, मीन ऑफ y, y का मीन है -3, मीन ऑफ z, z का मीन है 4. So therefore E of w is 3 times 2 plus -1 times -3 plus 2 times 4. So it is 6 plus 3 plus 8. So mean is 17. Simple, as simple as that. दूसरी बात, also if w is ax plus by plus cz, then variance of w is a square variance of x plus b square variance of y plus c square variance of z plus 2ab covariance xy plus 2ac covariance xz प्लस 2bc कोवेरियंस yz. ये सिंपल सा फॉर्मूला. ये सब फॉर्मूलेज की डेरिवेशन हमने की हुई है क्लास में, मगर फिर से बता दूं यहाँ पे डेरिवेशन का क्वेश्चन ये नहीं है. ये क्वेश्चन किस चीज़ का है? क्वेश्चन कैलकुलेशन का, तो कैलकुलेशन कर रहे हैं. नाउ हियर a इज अगेन क्वेश्चन से देखते हैं. a 3 है, b -1 है, c 2 है. a इज 3, b इज -1, c इज 2. वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ z कितना कितना है लिख लेते हैं. ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन में x का वेरिएंस 1, y का 2, z का 5. 1 5 2, 1 5 2. कोवेरियंस ऑफ xy, कोवेरियंस ऑफ xz, कोवेरियंस ऑफ yz. xy का कोवेरियंस है, xy का -2, xz का -1, xy का -2, xz का -1 और yz का 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. yz का 1 बिल्कुल सही है जी. तो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ w a स्क्वायर 3 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x.
प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ वाई प्लस सी स्क्वायर 2 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ जेड इज 2। हमने पहले फॉर्मूला लिखा, फिर उनकी वैल्यूज लिखी, अब कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्लस 2ab 2 इंटू a इज 3, b is -1, covariance xy is -2, plus 2ac, a is 3, c is 2, फोन साइलेंट करना भूल गया मैं, सॉरी, a is 3, c is 2 अभी कर देता हूँ वरना फिर बचता रहेगा। a is सॉरी मिस कर गया, क्या था, a is 3, c is 2 and covariance xz is -1 plus 2 times 2bc, b is -1, c is 2 and covariance yz is 1. So now it is 9 minus 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, प्लस 5 प्लस 4 2 are 8, 4 12 प्लस 12 और 6 12 माइनस 12 और ये -4. So this is ये 12 12 तो कैंसिल हो गया, this 12 and 12 got cancelled. 9 plus 5 14, 14 plus 8 22, 22 minus 4 18. So variance of W is 18. So therefore E of W is 17 and variance of W is 18. कुछ और पूछा है क्वेश्चन ने, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस W, 5 plus 5, ऊपर क्वेश्चन में 5 मार्क्स, इसमें 5 मार्क्स, आपको मिल गए 10 मार्क्स। कैसा रहा, सही रहा, सिंपल क्वेश्चन। फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी आ सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ये जो मतलब इस क्वेश्चन में नहीं पूछी, मगर ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने, ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने, इसकी डेरिवेशन भी पूछ सकता है कभी, वो उसका मन कर गया तो पूछ सकता है। हमने क्लास में करवाई हुई है, आपको आनी चाहिए, इसकी डेरिवेशन भी आनी चाहिए, इसकी डेरिवेशन भी आनी चाहिए, डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। फिलहाल नहीं पूछी है, फिलहाल तो सिंपल डेटा दे रखा है, डेटा फीड कीजिए, आंसर निकालिए, इतना सा काम था। होपफुली बात आप समझ गए हैं। कुछ ऐसा है, कोई ऐसी बात है जो आपको पता नहीं चल रही है, आप अभी भी डिस्कस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो डाउट क्लास में आइए, डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, थैंक यू।